72 में ही बना होगा, 56 में ही बना दिया था, बिना जिला हुए राजधानी बना दिया। हाँ, बनाया जा सकता है क्या ऐसा? नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा, जब 56 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस टाइम पर भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील के रूप में था, लेकिन संविधान में या व्यवस्था में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि किसी क्षेत्र को कैपिटल घोषित करने के दौरान उसका डिस्ट्रिक्ट या महानगर होना आवश्यक ही है ना। तो इसीलिए ये 56 से ही राजधानी था। बाद में जब देखा कि यार तहसील को राजधानी बनाया है तो उसकी इज्जत बचाने के लिए बाद में क्या कर दिया, इसे जिला बना दिया था। नहीं तो ये शुरुआत से ही राजधानी था, पहले ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था, है ना। तो ये प्रश्न आ चुका है, एसआई में पूछा जा चुका है कि भोपाल किस जिले की तहसील हुआ करता था, है ना, तो सीहोर की। और एक बार पूछा जा चुका है कि भोपाल राजधानी कब से था, तो कब से था, 56 से ही हुआ करता था। चलिएगा, इसी के बाद नीचे लिखना 1998 1998 1998 को हमारे पास क्या हुआ है, इसमें दो पार्ट करना। दो पार्ट में पहला लिखना 25 मई 1998, इस टाइम पे 10 जिले बने। 25 मई 1998, 10 जिले, है ना, 10 जिले। पीछे कोष्टक में लिख लेना BR दुबे या BR दवे समिति, BR दवे समिति, BR दवे कमेटी, है ना। नीचे लिख लेना 4 वर्तमान मध्य प्रदेश में, 10 जिले बने हैं, इनमें से 4 क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश में है। तो हम एमपी के बारे में ही चर्चा करें क्योंकि पढ़े एमपी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो पूछा नहीं जाएगा। 4 वर्तमान मध्य प्रदेश में, है ना। अब ये 4 कौन कौन से हैं, पहला लिखना खरगोन से बड़वानी, खरगोन से बड़वानी, मुरैना से श्योपुर, मुरैना से श्योपुर, जबलपुर से कटनी, जबलपुर से कटनी, और मंडला से डिंडोरी, मंडला से डिंडोरी। इसके बाद 6 जुलाई 1998, 6 जुलाई 1998, 6 जिले बने। और कौन थे, MS सिंहदेव समिति, 6 जुलाई 1998, 6 जिले बने। कौन सी कमेटी थी, MS सिंहदेव समिति। MS सिंहदेव समिति। अब इन 6 जिलों में से क्या है साहब, 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में, वर्तमान MP में है। तो 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन कौन से बनेंगे साहब, नर्मदापुरम से हरदा, नर्मदापुरम जिसे उस टाइम पे होशंगाबाद नाम था उसका, है ना, नर्मदापुरम से हरदा, मंदसौर से नीमच,
और शहडोल से उमरिया, शहडोल से उमरिया, मंदसौर से नीमच, मंदसौर से नीमच और शहडोल से उमरिया। ठीक, इसी के बाद अगला देखना 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 16 जिले व 3 संभाग, और इसके आगे लिख लेना छत्तीसगढ़ का गठन। 16 जिले 3 संभाग, इसका गठन हो गया, छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। ठीक, चलिएगा अब इसी में नेक्स्ट लिखना। अच्छा, इसमें अब मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 45 जिले बचे, ये कर लेना। और इसके बाद लिखना 2003, नीचे लिख लेना 43 डिस्ट्रिक्ट्स आर रिमेन। और नेक्स्ट लिखना नीचे 2003, 2003 में कब है? 15 अगस्त, 15 अगस्त 2003। पंद्रह अगस्त 2003 कितने जिले बने हैं? 3 जिले बने हैं, 3 जिले। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? खंडवा से बुरहानपुर, खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर, गुना से अशोकनगर, और शहडोल से अनूपपुर। शहडोल से अनूपपुर। अच्छा, कई लोग श, त और स में अंतर नहीं समझते, है ना? ठीक, मैं बोल रहा हूं शहडोल से अनूपपुर, तो कई लोग लिख रहे हैं शहडोल, शहडोल लिख रहे हैं, जबकि ये है शहडोल, है ना? ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, मेरे को भी पल्ले नहीं पड़ता था पहले, है ना? लेकिन पीएससी के फील्ड में आया तो सब पल्ले पड़ने लगा। ठीक, तो शहडोल है। 2003 में 3 जिले बने, 15 अगस्त 2003 को। इसके बाद 2008, 2008 2 जिले बने हैं। डेट अभी बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा लिखाना है। 2008 2 जिले। इसमें लिखना 17 मई 2008, 17 मई 2008 49th, 49वां। कई बार पूछा जाता है 49वां जिला कौन सा था या 50वां जिला कौन सा था, है ना? तो 49th, 49वां कौन सा क्या बना था? झाबुआ से अलीराजपुर। 49th डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ से अलीराजपुर, 17 मई 2008 अलीराजपुर। और दूसरा है 24 मई 2008, 24 मई 2008 सीधी से सिंगरौली, सीधी से सिंगरौली, सिंगरौली 50वां जिला, पीछे को लिख लेना इसके 50वां।
है ना। हाँ, सिंगरौली, है ना। चलिए, सीधी से सिंगरौली। अगला लिखना 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013, 51वां जिला। शाजापुर से आगर मालवा। शाजापुर से आगर मालवा। हाँ, आगर मालवा। ठीक। इसके बाद लिखना 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018, 52वां जिला। 52वां जिला। छतरपुर से, वो टीकमगढ़ से, टीकमगढ़ से निवाड़ी। निवाड़ी। ठीक। चलिए, इसके बाद लिखिए 2023। 2023 कितने बने हैं? 3 जिले। 2023 डैश लगा के लिख लेना, 3 जिले। लिखना 13 अगस्त 2023। 13 अगस्त 2023, रीवा से मऊगंज। रीवा से मऊगंज, 53वां जिला। 53वां जिला। ठीक। 53वें जिले तक तो ठीक है। इसके बाद अगली डेट आती है 5 अक्टूबर 2023। 5 अक्टूबर 2023। और इस टाइम पे एक साथ 2 जिले बना दिए थे, है ना। तो 53वें तो ठीक है। 54वें और 55वें में आप दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं, दोनों की एक साथ घोषणा करके एक साथ उनको इस्टेब्लिश कर दिया था। तो लिखिए सतना से मैहर। सतना से मैहर। सतना से मैहर। और क्या बना है? खंडवा से, छिंदवाड़ा से होगा भैया। हाँ, छिंदवाड़ा से पांडुरना। पांडुरना। छिंदवाड़ा से पांडुरना। ठीक। अच्छा, अब जहां पर हमने सतना से मैहर लिखा है उसके आगे थोड़ी बहुत जगह हो, उसमें लिख लेना तहसील कौन कौन सी है इसमें। नहीं है तो लिख लो, मैहर में 3 तहसील, नीचे लिख लो। मैहर में 3 तहसील। मैहर, पहली लिखना मैहर, दूसरी रामनगर। रामनगर। और तीसरी है अमरपाटन। 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 मैहर, पहली तो मैहर ही रहेगी, दूसरी हमारे पास रामनगर, और तीसरी अमरपाटन, है ना। पांडुरना में भी लिख लीजिएगा 3 तहसील। पांडुरना में भी 3 तहसील है।
पहली पांडुरना, पांडुरना, दूसरी है नंदनवाड़ी, नंदनवाड़ी, और तीसरी है सौंसर। दूसरी है नंदनवाड़ी और तीसरी क्या है, सौंसर, है ना। इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए जिले, 55 जिले समाप्त हो गए, है ना। ठीक, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के दौरान अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। अगला हेडिंग है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ एमपी। अब देखिए यहां पर एक चीज जानने वाली है, जैसे कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार में किसी भी जगह की हम लोकेशन या पोजीशन लेते हैं, है ना, या उसकी स्थिति के बारे में पता करते हैं, तो दो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन्हें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स कहा जाता है, यानी देशांतर और अक्षांश कहा जाता है। और उन्हीं के बीच में हम किसी भी जगह को लोकेट करते हैं, है ना। स्थिति के बारे में जानकारी हमें अक्षांश और देशांतरों के आधार पर पता चलती है। तो मध्य प्रदेश की भी अगर हम पोजीशन लेंगे, लोकेशन लेंगे, तो इसका भी अक्षांश और देशांतर ही पता करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज आती है, जैसे कि अगर हम देखें तो देखने के दौरान मध्य प्रदेश का जब भी अक्षांश और देशांतरी विस्तार लेते हैं, तो जैसे कि ये हमें देखने को मिलता है कि साहब 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से ही है। यहां पर विद्यार्थी के मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि यार उत्तरी उत्तरी कैसे हुआ, दक्षिणी होना चाहिए था, है ना। एक शंका आना स्वाभाविक है। या फिर अगर हम ये बात करें तो इस जगह पर 74 डिग्री 9 मिनट से क्या है 82 डिग्री 48 मिनट, और ये क्या आ जाता है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, दोनों के दोनों पूर्वी है। तो अब इसमें एक सामान्य बात है कि कंफ्यूजन आता है, किस किस के दिमाग में ये कंफ्यूजन क्लियर है। अच्छा, बाकी सबको कंफ्यूजन है कि पूर्वी पूर्वी क्यों हुआ या उत्तरी उत्तरी क्यों हुआ, क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो देखिएगा, आपने देखा होगा कि दुनिया का जब हम ग्लोब का निर्माण करते हैं, तो ग्लोब के दौरान दो रेखाएं ऐसी मानी जाती हैं जिन्हें कि मानक रेखा कहा जाता है। मानक रेखा यानी स्टैंडर्ड लाइन कहा जाता है, जिसमें कि एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है जिसे जीएमटी लाइन कहते हैं, या ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, और जो पूरी दुनिया को दो बराबर भाग पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है। ठीक, इस ग्रीनविच रेखा का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट, इस ईस्टर्न पार्ट में जितनी भी लाइनें होंगी तब क्या कहलाएंगे, पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। जितनी भी रेखाएं होंगी इस 0 डिग्री के पूर्व में सारी की सारी क्या होंगी, पूर्वी देशांतर, और इस 0 डिग्री के पश्चिम में जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पश्चिमी देशांतर। इसी तरीके से जब पूर्व और पश्चिम में डिवाइड किया, ऐसे ही पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन और खींची जाती है जिसे कहा जाता है 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा। और यह भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है।
तो इसके उत्तर में जितने भी होंगे उन्हें सब क्या कहा जाएगा? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और दक्षिण में जितनी भी होंगी उन्हें सब क्या कहा जाएगा? दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। तो जैसे कि इसके दक्षिण में ये जो लाइनें हमारे पास देखने को मिल रही हैं, ये सारी की सारी क्या होंगी? दक्षिणी अक्षांश। अगर हम उत्तर में मार्क करें तो उत्तर में जितनी भी लाइनें देखने को मिल रही है सारी की सारी क्या हो जाएंगी? उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। अब इसी में अगर हम देखें भारत की स्थिति को थोड़ा सा मेजर करें तो भारत कहीं कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ना? हाँ, नीचे ज्यादा हो गया, ऐसे है ना? भारत कहीं हमें यहां देखने को मिलता है। अगर इंडिया की लोकेशन देखें तो जीएमटी लाइन जो हमें देखने को मिल रही है इसके कहां पर है? पूरब में है। और पूरब में जितनी भी लाइनें हमें देखने को मिलती है सारी की सारी क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां पर है? पूरब में है। तो चाहे भारत का पूर्वी बिंदु हो चाहे भारत का पश्चिमी बिंदु हो, दोनों कवर कहां पर होंगे? पूर्वी देशांतर के बीच में कवर होंगे, है ना? 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, तो दोनों क्या है? पूर्वी देशांतर है। और मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है। तो अगर मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है तो उस दौरान यहां पर भी तो हमारे पास जितने भी देशांतर आएंगे सब क्या आएंगे? पूर्वी आएंगे। तो चाहे मध्य प्रदेश का बिंदु पश्चिमी हो लेकिन देशांतर क्या होगा? पूर्वी होगा। ऐसे ही अगर यहां पर बात करें तो भारत का जो विस्तार है वो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है। और नॉर्थ की ओर होने के कारण जितनी भी अक्षांश आएंगे सारे के सारे क्या होंगे? उत्तरी अक्षांश होंगे, है ना? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमें देखने को मिलता है ना? तो ये दोनों क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और मध्य प्रदेश बीच में है तो मध्य प्रदेश का भी विस्तार कहां पर होगा सर? उत्तरी अक्षांश से लेकर और उत्तरी अक्षांश के बीच में ही हो जाएगा। ठीक, इसको समझाना इसीलिए जरूरी था कि एक बार कांस्टेबल में, 2 बार एसआई में और 1 बार मध्य प्रदेश पीएससी में यह प्रश्न आ चुका है, पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित में से क्या होगा। और उन्होंने ए ऑप्शन में दिया है कि सर 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 74 डिग्री 9 मिनट पश्चिमी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, है ना? दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि साहब 21 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पश्चिमी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस तरीके से वो उत्तर और दक्षिण या पूरब और पश्चिम में कंफ्यूज करता है ऑप्शंस में। तो हमें अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखनी है, चाहे एमपी के बारे में पूछे चाहे इंडिया के बारे में पूछे, अगर लैटिट्यूड्स की बात होगी, अक्षांशों की बात होगी तो वो क्या आएंगे? उत्तरी ही आएंगे। कहीं भी दक्षिणी दिख जाए तो उनसे बोलो कि पतली गली पकड़ के निकल लो तुम तो, ठीक? और अगर देशांतरों की बात होगी, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे भारत, पूर्वी देशांतर ही आएगा। और इसी के कारण हमें क्या कहा जाता है? पूर्वी देश कहते हैं, है ना? ईस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है, ठीक? तो मध्य प्रदेश का कहां पर देखने को मिलता है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से लेकर कहां पर है सर? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमें देखने को मिलता है। यह क्या है? मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, यानी भौगोलिक विस्तार है, ठीक? अब देखिएगा इसमें कैसे ही हम इन दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। मिला दिया और इसको आपस में मिला दी। अब मैप से ही कुछ चीजें मैप से ही क्लियर हो जाती हैं। कई बार मैं भी कंफ्यूज रहा था शुरुआत में कि यार
605 कौन सा है और 870 कौन सा है ना? तो अगर मैप को ध्यान से देखोगे तो यहां पर चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई या लंबाई कम है। तो अगर चौड़ाई ज्यादा है तो दो नंबर हमारे पास है 870 किलोमीटर और 605 किलोमीटर। 870 605 से ज्यादा होता है और चौड़ाई ज्यादा है, तो 870 किलोमीटर क्या हो जाएगी? मध्य प्रदेश की चौड़ाई हो जाएगी, यानी पूरब से पश्चिम तक विस्तार हो जाएगा 870 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन हमारे पास कितना हो जाएगा? 605 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। अब इन्हीं सारे बिंदुओं को अगर आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो आपस में कनेक्ट करने के दौरान एमपी का जो कह सकते हैं शेप देखने को मिलता है या इसका आकार जो देखने को मिलता है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर, आयताकार, या फिर हम कह सकते हैं चतुष्फलकीय, है ना? 4 एजेस शेप हमारे पास इसका देखने को मिलता है। तो कैसा आकार है मध्य प्रदेश का? चतुष्फलकीय आकार हमें इसका देखने को मिलता है। अब अगली चीज क्या आती है कि साहब सबसे उत्तर में कौन सा जिला है जहां पर यह पॉइंट पड़ता है? हाँ, भिंड है कि मुरैना है? हाँ, क्योंकि भिंड ये नीचे रह जा रहा है, ये वाला एरिया भिंड का है हमारे पास, है ना? ये वाला एरिया किसका है? मुरैना का है। ये श्योपुर आ जाता है और ये ग्वालियर आ जाता है। ठीक, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है साहब? मुरैना। ठीक, और मुरैना को क्या कहा जाता है? चंबल कहते हैं। मुरैना को कहा जाता है बाघियों का गढ़। भिंड और मुरैना के लिए एक टाइटल लिया जाता है जिसे कहते हैं बाघियों का गढ़। या फिर चलो ठीक है सर, आप तो नेगेटिव ही बात कर रहे हो, तो मुरैना को मध्य प्रदेश का शहद डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, हनी डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है ना? या फिर तीसरा चीज ले ले, मुरैना को मध्य प्रदेश का येलो डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, पीत जिला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन यहीं पर होता है। हाँ, भैंसों का जिला भी कहते हैं। ठीक, जिनके आगे बीन बजाते रहो। ठीक, हाँ, गजक भी फेमस है, ढूंढ लो और ढूंढ लो। ठीक, तो मुरैना को साधारणतः जो पेपर में आएगा कि येलो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, या हनी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, या फिर हमारे पास क्या कहा जाता है? एरिया ऑफ बैंडेट यानी बागियों का गढ़ कहा जाता है। ये तीन इसके टाइटल्स हैं जो कि इसको प्राप्त हैं। ठीक, इसी के बाद साहब हमारे पास कौन सा आया? दक्षिणी। दक्षिण में कौन सा है? बुरहानपुर। बुरहानपुर। बुरहानपुर किससे अलग हुआ है? खंडवा से अलग हुआ है। वेरी गुड। बुरहानपुर के लिए क्या टाइटल यूज करते हैं? इसको कहा जाता है एंट्री गेट ऑफ डेक्कन, दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं इसे? दक्षिण का प्रवेश द्वार। या फिर इसका एक और नाम हमें देखने को मिलता है मुमताज महल की कब्र। ठीक, जब शाहजहां कहां पर था? दक्कन के दौरे पर था। आगे चलकर आपको सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री वाले कि औरंगजेब को जन्म देते समय मुमताज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना? और मुमताज शाहजहां की सबसे पसंदीदा शरीके हयात थी, है ना? अब सबसे पसंदीदा थी तो आपको आगे इतिहास में पढ़ाया जाएगा, संभवतः सर बताएं कि औरंगजेब को जन्म देते समय मुमताज की डेथ हुई थी और इसी के कारण शाहजहां सबसे ज्यादा नफरत औरंगजेब से करता था कि खा गया मेरी पत्नी को, है ना? आप अगर उपनिषद गंगा पढ़ेंगे जो बाद में लिखी गई है, उसमें हमारे पास जो औरंगजेब का भाई था दारा शिको के बारे में भी वर्णन है। उसी में एक प्रसंग आता है कि औरंगजेब दक्कन जीतने के बाद शाहजहां के पास आया खुशी में, और शाहजहां ने औरंगजेब को देखते से ही उसे हड़का दिया। बोला तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है, अख्तरबंद पहन के खून से सने हुए कपड़े पहनकर तुम दरबार में आ गए। हाँ, क्या ये मुगल दरबार में पहली बार हुआ था?
पहली बार नहीं हुआ था, कई बार कई सेनापति जीत के आते हैं और उत्साह में वो दरबार में आकर खुशी जाहिर करते हैं, तो साधारणतः बादशाह उन्हें क्या देते हैं, उपहार देते हैं। या औरंगजेब को बेइज्जती मिली। ठीक, तो औरंगजेब के साथ कई ऐसी घटनाएं हुई थी और इसके कारण कहीं ना कहीं औरंगजेब ने जो विद्रोह किया था वो भी एक कारण उसके हो सकता है। दूसरा कारण तो है ही कि भाई साहब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा तख्त होता है, पॉलिटिक्स में कोई नहीं होता है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, दक्कन का प्रवेश द्वार, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसे सर, मुमताज महल की कब्र कहा जाता है। अच्छा, बुरहानपुर में ही एक किला पड़ता है जिसका नाम है असीरगढ़ का किला, जो कि 1601 में अकबर की अंतिम विजय माना जाता है। और माना जाता है, जहां पर एक टाइटल दिया जाता है, संज्ञा दी जाती है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की चाबियों से खोला था। ठीक, अब सोने की चाबियों से मतलब ऐसा नहीं कि अकबर ने चाबियां सोने की बनवाई थी। हमेशा जो टाइटल दिया जाता है वो एक तरीके से संज्ञा दी जाती है। वहां पर अकबर को इतना जन और धन का नुकसान हुआ था कि कायदे से असीरगढ़ का किला सोने की कीमतों में पड़ा था अकबर को, है ना। इसीलिए ये टाइटल दिया गया कि सोने की चाबियों से जीता था, है ना। इसी के बाद हमारे पास पूर्वी देशांतर जो 82 डिग्री 48 मिनट है, यहां पर पूर्वी जिला कौन सा है साहब, सिंगरौली। और सिंगरौली को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। और मध्य प्रदेश का थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी इसी जगह पर है। अच्छा, अब हमने बहुत याद किया, सब लोगों ने रट के रखा कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली सिंगरौली सिंगरौली। एग्जामिनर ऑप्शन में सिंगरौली नहीं दे तो हम क्या ढूंढेंगे, टेकनपुर। मध्य प्रदेश में सिंगरौली में एक तहसील पड़ती है उसकी बेढ़न, बेढ़न तहसील, है ना। और उसी बेढ़न वाली जगह पर ही एनटीपीसी का पावर प्लांट एस्टेब्लिश्ड है। ठीक, तो अगर सिंगरौली ऑप्शन में नहीं है तो आपको कहां जाना है, बेढ़न जाना है ना। और अगर दोनों ऑप्शन में तो क्या लगाओगे, काय के लिए लगाएंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे कि पूछा क्या गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी है या कौन सा क्षेत्र पूछा गया है। और अगर केवल ये दे दिया जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा जगह हमारे पास ऊर्जा राजधानी है, तो आपको बेहड़न पर जाना है, अगर दोनों दे दिए जाए ऑप्शन में तो, है ना। चलिएगा, इसके अलावा यहां पर पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में क्या पड़ता है, अलीराजपुर। अलीराजपुर के विषय में कोई विशेषता, ट्राइबल सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश और भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, हाँ, लोएस्ट लिटरेसी रेट अलीराजपुर, चाहे मेल लिटरेसी हो चाहे फीमेल लिटरेसी हो, है ना। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर। अब जब साक्षरता वाले जिले की बात आई है तो मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, जबलपुर है, पक्का। हाँ, तो यहां पर हमारे पास पड़ता है क्या, जबलपुर। और जबलपुर क्या है, सर्वाधिक साक्षर जिला है, सर्वाधिक साक्षर जिला है। अब इसी में अगला प्रश्न घूमता है कि प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला कौन सा है। हाँ, जबलपुर ही आएगा। और महिला साक्षर, तो भी जबलपुर ही आएगा। नहीं, भोपाल है महिला साक्षर में। सर्वाधिक महिला साक्षर कौन सा है, भोपाल। ठीक, अगर हम सेंटर में ही
महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाए तो भिंड मुरैना में कैसे गारंटी दे पाएंगे? है? हालांकि कायदे से भिंड मुरैना में नैतिकता ज्यादा है एज कंपेयर टू भोपाल, है ना? हाँ, ऑब्वियसली बात है, हम अपने गांव की लड़की को पूरे गांव की बहन मानते हैं, यहां पे भोपाल में समझ ही गए हो गए, है ना? चलिएगा, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है? भोपाल सर्वाधिक महिला साक्षर है। अच्छा, इसी में अब आगे चलते हैं। तो आगे चलने के दौरान कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, जो कि 9.38% हमें देखने को मिलता है ना? अब इसमें ही कुछ जगह और आती हैं, जैसे कि, एक मिनट, यहां पर एक जगह पड़ती है कटनी, है ना? यहां पर एक जगह पड़ती है सागर, ये एक जगह हमें देखने को मिलती है उज्जैन, और यहां एक जगह पड़ती है बैतूल। 4 लोकेशंस हैं। अब इन 4 लोकेशंस के बारे में क्या विशेषता हमारे पास है ना? कटनी वाले रीजन में भीमरखेड़ी तहसील, भीमरखेड़ी तहसील, और ढीमरखेड़ी तहसील का पर्टिकुलर एक गांव है करौंद गांव। भीमरखेड़ी तहसील और उसका कौन सा गांव है? करौंद गांव। इस क्षेत्र को भारत का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि साहब ये भारत का केंद्र बिंदु है। यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो भारत का सेंटर पॉइंट कौन सा पड़ता है? ढीमरखेड़ी तहसील का करौद गांव। कहां पर पड़ता है? सागर में हमें देखो, कटनी में हमें देखने को मिलता है। तो ढीमरखेड़ी तहसील का करौंद गांव कहां पर है साहब? कटनी में हमारे पास है। ठीक, इसी के बाद हमारे पास एक जगह है बैतूल। बैतूल की क्या विशेषता है साहब? बैतूल में एक जगह पड़ती है बरसाली, बरसाली, और बरसाली जो जगह है उसे कहा जाता है अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अखंड भारत से मतलब क्या है? जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा नेपाल, और नेपाल के अलावा बांग्लादेश इसमें शामिल हुआ करते थे। ठीक, हाँ, तो बांग्लादेश इसमें शामिल हुआ करते थे उस टाइम का हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या है सर? बरसाली है। म्यांमार भारत का हिस्सा नहीं रहा है। कौन बोला था म्यांमार? नहीं, हाँ, बर्मा को बाद में अलग किया गया था, लेकिन अगर हम अखंड भारत की बात करें, जो कि अशोक के टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय की हम उसमें बात कर रहे हैं, तो उस दौरान म्यांमार नहीं रहा था। म्यांमार को भारत में शामिल भी अंग्रेजों ने किया था और फिर अलग भी अंग्रेजों ने किया, है ना? तो हम बात कर रहे हैं गंधार, जो 16 महाजनपद है, जिसमें गंधार हमें देखने को मिलता है। गंधार के अलावा तक्षशिला वाला रीजन हमें देखने को मिलता है, कुरु जनपद हमें देखने को मिलता है, मल्ल जनपद हमें देखने को मिलता है, वत्स देखने को मिलता है। इन 16 महाजनपदों में बात करें तो उसका केंद्र बिंदु बैतूल का कौन सा क्षेत्र है? परसाली क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। क्लियर? चलिएगा, ओके। अब यहीं पर अगला आता है सागर और उज्जैन। तो सागर के बारे में क्या विशेषता है साहब? कि सागर को माना जाता है मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। ठीक, ये क्या है? सागर। सागर थोड़ा इधर बन गया है, यहां आता। ठीक, अब फिर सर उज्जैन वाला क्या मैटर है? हाँ, उज्जैन को क्या कहा जाता है? सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। ठीक, और उज्जैन एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर के 21 जून के दिन सनरेज परपेंडिकुलर होती हैं।
सूर्य की किरणें पूरी दुनिया में 21 जून को उज्जैन वाले रीजन में ही क्या होती है, लंबवत होती हैं। और उज्जैन वाले रीजन में भी आज का जो हमारा उज्जैन वाला शहर है, आज के उज्जैन शहर से पूर्व में 6 किलोमीटर जाएं तो एक मंदिर पड़ता है गढ़ कालिका मंदिर, है ना। तो जो प्राचीन उज्जैन है ना, वही गढ़ है, गढ़ कालिका मंदिर वाला, वहां पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक। इसके अलावा यहीं पर हमारे पास एक मंदिर है मंगलनाथ मंदिर, ठीक, जिसे माना जाता है कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी इसीलिए कहा जाता है। इसी के कारण जब पंडित जी आप लोगों के घर पे आते होंगे, नवग्रह की पूजा कराते होंगे, तो एक मंत्र बड़े तरीके से बोलते कि ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि शुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु, है ना। तो यहां पर क्या बोला है, भानु शशि, भानु का मतलब सूर्य, शशि का मतलब चंद्रमा, भूमि सुत, तो भूमि सुत के बाद बुधश्य बोल दिया गया, यानी बीच में मंगल है, और उसे भूमि का सुत यानी पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। तो अगर पृथ्वी का पुत्र है तो उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई होगी, है ना। जैसे कि मैं अपने माता पिता की संतान हूं तो मेरी उत्पत्ति अपने माता पिता से ही हुई है ना। तो इसी तरीके से जब भूमि का पुत्र है मंगल, तो मंगल ग्रह की उत्पत्ति कहां से हुई है, पृथ्वी से ही हुई है, भूमि से ही हुई है। तो पुराणों में बताया गया है कि उज्जैन वाले क्षेत्र से हमारे पास क्या हुआ है, मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। इसके कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, या फिर अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह की जन्मस्थली कहा गया है। अच्छा, अब आपके पास एक काम है जो आपको कल करके लाना है। यह पता करना है कि उज्जैन का नाम उज्जैन कैसे पड़ा, और विथ लॉजिक चाहिए मुझे। हाँ, उज्जैन का नाम उज्जैन कैसे पड़ा, क्योंकि इसका प्राचीन नाम उज्जैन नहीं है ना। थैंक यू।